आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह क्या रहेगा, राष्ट्रपति। तो देखो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 52 में, कितने में, 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में यह वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ पद अधिकारियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं, यह इस शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि संवैधानिक रूप से इसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। अब देखो राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वर्तमान भारत का
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है। अब यदि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो देखो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। पद की योग्यताएं। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता को पूरा करता हो, संसद तथा विधान मंडल का सदस्य नहीं हो, किसी लाभ के पद पर न हो। ये 5 योग्यताएं होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा की सदस्यता या योग्यताओं को पूरा करता हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वह योग्यता पूरा करता हो। संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद और विधानमंडल का क्या होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी सरकार के अधीन सरकारी पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह सब जो योग्यताएं होती हैं वह भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर उम्मीदवार बन सकता है। अब आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन में देखो भारत के सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है, एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है। उस निर्वाचक मंडल में
संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधान सभा के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के भी निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी। अब केंद्र प्रशासित प्रदेशों में दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभाएं हैं इनके सदस्य सम्मिलित होते हैं। 17वें संविधान संशोधन के अनुसार 17वां यानी कि 17वें संविधान संशोधन यानी कि जो 17वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार केंद्र प्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के सदस्यों को भाग लेने की अनुमति मिली, जिसमें पौंडीचेरी व दिल्ली 1992 से सम्मिलित हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को वर्तमान में सम्मिलित किया गया है। तो देखो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है, ठीक है। चुनाव की जो प्रक्रिया है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। अब सबसे पहले इसमें एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है, निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, किस किस सदन के सदस्य सम्मिलित होते हैं? संसद के केवल निर्वाचित सदस्य संसद के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केंद्र प्रशासित प्रदेशों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, मनमोनित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल मनमोनित निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जिनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है उसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों यानी राज्य विधानमंडलों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र प्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। देखो केंद्र प्रशासित प्रदेश है, इसको 17वें संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार सम्मिलित किया गया, ठीक है। इनको 1992 के यानी कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार इनको सम्मिलित किया गया है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। पौंडीचेरी
यहाँ पर विधानसभा की 30 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर इन विधानसभाओं के सदस्य इनमें निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा था है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दूसरी आती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति इनके अंदर सांसदों विधायकों यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको और राज्य विधानमंडलों के सदस्य होते हैं उनको, ठीक है, एक सूत्र के माध्यम से उनके मतदानों की गणना की जाती है और उन्हीं के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका निर्वाचन किया जाता है। तो सबसे पहले हम वो सूत्र देखते हैं। तो देखो जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है इसमें उम्मीदवार को, ठीक है, इसमें उम्मीदवार को ठीक है, जो वोट दे रहा है वह जितने राष्ट्रपति खड़े हुए हैं उन सभी राष्ट्रपतियों को एक वोट के माध्यम से ही उनको वरीयता क्रम देना पड़ता है। तो देखो मान लीजिए कि राष्ट्रपति की संख्या है 5, ठीक है, उम्मीदवार कितने हैं 5। ये 5 राष्ट्रपति खड़े हुए हैं। अब जो सांसद या विधायक जो इनको वोट देता है, ठीक है, वह वोट इनको जिस आधार पर देता है कि इनको सबसे पहले वह इन 5 में से किसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है, ठीक है। तो इनमें से यदि उम्मीदवार 1 नंबर पर सबसे पहले किसको बनाना चाहता है 3 नंबर को, ठीक है। फिर यदि 3 नंबर उम्मीदवार नहीं बने तो किसको बनाना चाहता है, तो वो 1 नंबर को, तो ये 2 नंबर क्रम, यानी कि मेरा वोट सबसे पहले किसको जाएगा 3 नंबर राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर जिस क्रम पर राष्ट्रपति है उसको जाएगा। फिर मान लीजिए कि 3 नंबर क्रम ये है और 4 नंबर ये और 5 नंबर ये। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं वह सभी उम्मीदवार इस प्रकार से अपनी वरीयता क्रम देते हैं कि 1 नंबर पर राष्ट्रपति, 2 नंबर पर राष्ट्रपति, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर और 5 नंबर पर। तो इस प्रकार से वह राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनते हैं, ठीक है। अब एकल संक्रमण के माध्यम से 1 नंबर, ठीक है, यदि इसमें सफल इनकी गणना होती है, इसमें यदि उम्मीदवार जो जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं वह इससे बाहर हो जाता है। फिर 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर। तो इस प्रकार से एक सफल उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, यानी कि उम्मीदवार तभी सफल होता है जब वह न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है। तो न्यूनतम कोटा प्राप्त करने की प्रक्रिया एक सूत्र के माध्यम से न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या, ठीक है, दिए गए वैध मतों की संख्या, बाद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। और
संख्या +1 और +1, इस सूत्र के माध्यम से न्यूनतम कोटा प्राप्त किया जाता है। जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है वह उम्मीदवार सफल होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का आता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक होता है, यानी कि पद ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, पद ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। यदि राष्ट्रपति, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है तब तक यह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है तब तक ये अपने पद पर बना रहता है, तब तक अपने पद पर क्या होता है, बना रहता है। इसके बाद यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यदि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल है 5 वर्ष पद ग्रहण करने के बाद। पद ग्रहण करने के बाद कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक यह अपने किस पर, पद पर बना रहता है। ठीक है, तो महाभियोग, तो महाभियोग क्या होता है, महाभियोग में जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। तो महाभियोग लाने के लिए संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान है, संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान है। ठीक है, दोनों सदनों को। यदि मान लीजिए कि लोकसभा में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जा रहा है तो इसके 1/4 सदस्य, यानी कि लोकसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है और वह इन सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है, इस सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लोकसभा में 14 दिन तक उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, 14 दिन तक। मान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों पर समान महाभियोग लाने को समान शक्ति प्रदान है कि राष्ट्रपति ने महाभियोग यानी कि संविधान का उल्लंघन किया है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, ठीक है, लिखित रूप में हस्ताक्षर करके और कहां, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। अब लोकसभा में 14 दिन तक विचार विमर्श करने के बाद 2/3 तिहाई सदस्य, ठीक है, 2/3 तिहाई सदस्य, ठीक है, बहुमत पारित कर दें। ठीक है, बहुमत पारित होने के बाद, ठीक है, यह प्रस्ताव कहां जाता है, यह प्रस्ताव राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अब राज्यसभा के सदस्य या तो स्वयं, ठीक है, राज्यसभा के जो सदन है या तो सदन स्वयं इसकी जांच करेगा कि वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, या तो स्वयं कहेगा या फिर किसी कमेटी के माध्यम से राज्यसभा इसकी जांच करवाता है। जब जांच पूर्ण हो जाती है, ठीक है, जब जांच पूर्ण हो जाती है और सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन किया है राज्यसभा में इस बात के ऊपर
2/3 सदस्यों के साथ बहुमत पारित हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा में बहुमत पारित होने के बाद, ठीक है, जिस दिन यह बहुमत पारित होता है उसी समय से राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाता है, रिक्त समझा जाता है, राष्ट्रपति उसी समय से हट जाता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा यह महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग लाने के लिए उस सदस्य के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर सहित उस विचार को लोकसभा में या उस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद 14 दिन तक उस पर विचार विमर्श होता है और उसके बाद 2/3 बहुमत के साथ पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन स्वयं या फिर किसी कमेटी के माध्यम से इसकी जांच करवाता है। यदि संविधान का उल्लंघन हुआ है, यह बात सिद्ध हो जाती है, तो 2/3 बहुमत पारित होने के दिन से ही राष्ट्रपति का पद क्या है, खाली समझा जाता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है। परंतु अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग नहीं लाया गया है। तो ये था अपना राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, महाभियोग के द्वारा इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होती हैं। अब हमें जो कल